नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस के अंदर से जैसे ही आजाद की तरफ से इस्तीफा दिया गया उसके बाद देखिए इस्तीफों की झड़ी किस तरह से लग गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कश्मीर के साथ साथ आप देखिए जम्मू के अंदर भी यहाँ इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सहित कई अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है और जम्मू यहाँ पर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल पहुंची है और पीसीसी अध्यक्ष वकार रसूल वानी के साथ साथ नेताओं के साथ आज बैठक भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आजाद के इस्तीफे के बाद लगातार इस्तीफों की झड़ी और इस वक्त बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने भी अपने नेताओं के साथ यहां पर इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है और रजनी पाटिल जो कि जम्मू कश्मीर प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की, वो जम्मू में पहुंची हुई है और पीसीसी अध्यक्ष वकार रसूल वानी के साथ यहां नेताओं के साथ भी बैठक करेंगी, मंथन करेंगी कि आगे की रणनीति किस तरह से कांग्रेस पार्टी यहां पर तैयार करेगी। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। ताराचंद की तरफ से इस्तीफा पेश कर दिया गया है और कई नेताओं ने भी उनके साथ यहां पर समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त आप देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी को एक एक करके किस तरह से यहां पर इस्तीफे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने भी अब इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ कई नेता भी उनके समर्थन में उतर आए हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखना ये होगा कि किस तरह से रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बनाएगी, क्योंकि लगातार आप देखिए इस्तीफे का दौर किस तरह से शुरू हो चुका है। लेकिन वकार रसूल वानी जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लायल हैं वो आपको इस वक्त हजारों की तादाद में भीड़ में इस वक्त नजर आएंगे, इसलिए कांग्रेस को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पार्टी को दोबारा मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर में एक नंबर की पार्टी इसको बनाएंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर वकार रसूल वानी किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि जो लोग पार्टी के लॉयल हैं वो आज भी पार्टी के साथ चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस्तीफे का दौर पूरी तरह से शुरू हो चुका है, जब से आप देखिए पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने समर्थकों के साथ वो इस्तीफा दे गए हैं। इस वक्त अब जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋतिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह से हालात हैं, क्योंकि इस्तीफे की झड़ी जो है वो एक बार फिर से देखने को मिली है। आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आजाद के इस्तीफे के बाद पूर्व अगर सीएम की अगर मैं बात करूं, ताराचंद सहित और भी बहुत से नेता हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पर इसी पे अभी न्यूली अपॉइंटेड अगर मैं जो प्रेसिडेंट है उनकी मैं बात करूँ, वकार जी की अगर बात करूँ, उनका कहना था कि जो लोग पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जो लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनका तहे दिल से स्वागत किया जाता है। नहीं पता वो पार्टी क्या है, वो पार्टी से कांग्रेस का दोबारा से बैकअप जो है वो लेके अलग अलग पार्टी को दोबारा से बनाया जा सकता। ऋतिका, एक और बात यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से आप देखिए कांग्रेस पार्टी का लगातार जनाधार जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही है कि आजाद एक नई पार्टी का गठन करने वाले हैं और जाहिर तौर पर अगर नई पार्टी का गठन करते हैं तो ये सब लोग आजाद के साथ जाएंगे। नुकसान तो हुआ है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि काफी समय से जुड़े हुए लोग थे, सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने पार्टी को छोड़ने का कार्य किया। वैसे में नुकसान तो हुआ है, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी का जो भी कामकाज है वो ना रुके और कहीं ना कहीं जम्मू में अलग अलग लोगों को जोड़ने की मुहिम भी एक तरीके से स्टार्ट की जा रही है। उसमें लोगों के अलग अलग मुद्दों को जोड़ा जा रहा है और उन्हीं मुद्दों के माध्यम से आम जनता को भी जोड़ने की तमाम कोशिशें जो है पार्टी के साथ की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से एक बड़ी बात तो सामने रखी गई है वकार रसूल वानी की तरफ से कि जो लोग अपनी पार्टी के यहाँ पर लॉयल हैं वो आज भी पार्टी के साथ बने हुए हैं, यानी एक निशाना उन्होंने यहाँ पर दाग लिया है, सवालिया निशान वो छोड़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार किस तरह से बटोरती है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से आपको दिखा देते हैं कि एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर
कठुआ की रामकोट में ओवरलोड ऑटो जो है वो लुढ़क गया है, बड़ी खाई में ये गिर गया है। हादसे में स्कूली बच्चों के साथ 11 लोग यहां पर घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर गंभीर रूप से घायल 4 बच्चे जीएमसी कठुआ में भर्ती कराए गए हैं और तेज गति यहां पर हादसे का कारण बताई गई है। हर बार यहां पर ओवरलोड या फिर इसी तरह से तेज गति जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन हर बार यह भी बताया जाता है कि नियंत्रण खो दिया गया ड्राइवर की तरफ से और उसके बाद इस बड़े हादसे को अंजाम यहां पर दिया गया है। लेकिन इस वक्त साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं गाड़ी के किस तरह से परकच्चे उड़ गए हैं और गंभीर हालत में जो लोग घायल हैं उन्हें जीएमसी कठुआ में भर्ती कराया गया है। कठुआ की रामकोट से खबर देखने को मिल रही है, जहां पर खाई में ये गाड़ी गिर गई है और खाई में गाड़ी गिरने की वजह से कई लोग यहाँ घायल हो गए हैं और साथ ही साथ कारण आप देखिए तेज गति बताया जा रहा है, क्योंकि संकरा रोड हो सकता है या फिर खराब रोड हो सकता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। ये आम जनता की तरफ से अक्सर आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन तेज गति इस बार यहाँ पर बताई जा रही है कि हादसे का मुख्य कारण है और गंभीर रूप से घायल 4 बच्चों को जीएमसी अस्पताल कठुआ में भर्ती कराया गया है और हादसे में स्कूली बच्चों के साथ 11 लोग यहाँ पर शामिल थे जो घायल हुए हैं और रामकोट में खाई में ये ऑटो गिर गया है। ओवरलोड ऑटो था जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। अब किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी ये देखने वाली बात है, लेकिन घायल बच्चे के रिश्तेदार क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो देखिए। काफ़ी भरा हुआ ऑटो था, वहाँ पे कुछ लोगों के घर हैं, उनका कहना है जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि ऑटो बच्चे भी बता रहे थे, बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं और मेरे भाई का एक बच्चा जो है वो सीरियस है, वो जहाँ पे कठुआ हॉस्पिटल में अभी एडमिट करवाया है। तो ड्राइवर की दरअसल ये केयरलेस की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे मोड़ था, उसने मोड़ तो उसे कटा नहीं, थोड़ी स्पीड में था और रोड अभी कच्चा है। वहाँ पे बरसात में काफ़ी बार पस्सियाँ वगैरह गिरती हैं, तो कच्चा रोड होने की वजह से वहाँ पे ऑटो स्पीड में होने की वजह से वहाँ से वो टर्न नहीं कर सका और सीधा नीचे खाई में चला गया। कम से कम 4-5 पलटे लगे होंगे उसमें, और जिसमें बच्चे काफ़ी घबरा गए थे और काफ़ी इंजरीज हो गई थी बच्चों को। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से इस शख्स का कहना है कि ओवरलोड ऑटो था और तेज गति होने की वजह से ये पलट गया है और खाई में गिर गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि कई लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं। सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, इस वक्त की ताजा स्थिति सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, ये हादसे की अगर बात की जाए सुबह 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और बिलावर पुलिस चौकी के अधीन पड़ते, बिलावर पुलिस थाना के अधीन पड़ते पुलिस पोस्ट जो रामकोट है उसके इलाके में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ और ये बताया जा रहा है कि तेज गति से एक पैसेंजर ऑटो जो है तीखे मोड़ पर ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से ऑटो जो है खाई में जा लुढ़का है और इसमें सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 7 का उपचार जो है उपमंडल बिलावर के पीएचसी रामकोट में जहां चल रहा है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 4 गंभीर अवस्था में जीएमसी कठुआ लाए गए हैं और इसमें घायलों में अधिकतर स्कूली बच्चे हैं जो ये बताया जा रहा है कि स्कूल जा रहे थे जब ये ऑटो जो है हादसे का शिकार हुआ है और 4 घायल जो जीएमसी कठुआ लाए गए हैं इनका उपचार जो है जीएमसी कठुआ में यहाँ पर जारी है और ये बताया जा रहा है कि ऑटो ओवर स्पीड होने की वजह से और दूसरा बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि ये ओवरलोडिंग की वजह से ये पूरा हादसा जो है ये वहां पर पेश आया। जरा ये बताइए कि इस ऑटो के अंदर अमूमन कितने यात्री बैठ सकते हैं और कितने बिठाए गए थे? जी बिल्कुल, छोटा ऑटो है, ये 6 से 7 सवारियां लेकर ये जा सकता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 15 से 20 के करीब ऐसे लोग जो हैं इस ऑटो में यहाँ पर सवार थे, जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार हुआ है और 11 लोगों को यहाँ पर चोटें आई हैं। जो घायलों के परिजन हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 15 से 20 सवारियां इस ऑटो में बैठी हुई थी और तीखे मोड़ पर जब ड्राइवर ने संतुलन खो दिया है और कई पलटे खाकर ये खाई में लुढ़क गया है और स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया है और सभी घायलों को पीएचसी रामकोट पहुंचाया गया है। वहां से 4 जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें जीएमसी कठुआ यहाँ पर रेफर किया गया। क्या कुछ कर रही है पुलिस, क्योंकि ऐसे चालकों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जो अपनी गाड़ी को ओवरलोड भर लेते हैं और उसके बाद संतुलन नहीं होता है गाड़ी पर और उसके बाद इस तरह से हादसे पेश आ जाते। बिल्कुल, इन इलाकों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बसोली, बिलावर और बनी के इलाके की अगर बात की जाए तो आज दिन हमने देखा कि कई बार यहाँ पर हादसे भी होते हैं और जब भी ओवरलोडिंग की वजह से हादसे होते हैं कुछ दिन तक प्रशासन जो है वो अपनी सख्ती जरूर दिखाता है और ये बताया जा रहा है कि अब भी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला तो दर्ज कर लिया। अब देखना ये है कि जो अन्य गाड़ियां जहां पर ओवरलोड चलती हैं उस पर किस कदर से पुलिस जो है यातायात पुलिस यहाँ
जो संबंधित विभाग है उस पर किस तरह से कार्रवाई करता आने वाले समय में, ये देखना जरूरी है। चलिए सर अभिजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्रवाई करना बहुत जरूरी है ऐसे चालकों पर जो ओवरलोड अपनी गाड़ी को करते हैं और उसके बाद आप देखिए कंट्रोल गाड़ी पर नहीं रहता है, जिसकी वजह से कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। आज 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलेंगे और जिला सांबा के अंदर भी धारा 144 यहां पर लगा दी गई है, क्योंकि प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर देखा जा रहा था, जिसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। सांबा प्रशासन ने हाईवे पर यहां आप देखिए किस तरह से धारा 144 नाफिज कर दी है और लगातार हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। प्रदर्शनों से हाईवे पर यातायात बाधित हो रहा है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यहां पर एक्शन होगा, इस तरह से बात भी सामने रखी गई। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए धारा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। धारा 144 जिस भी इलाके में लगाई जाती है वहां पर 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस धारा 144 का कितना असर जिला सांबा के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी धारा 144 लगा दी गई है और उसके साथ साथ जिला सांबा में भी धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी, जिसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस बीच में अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन के जो फैसले सामने आए हैं उससे प्रदर्शन रुके हैं या फिर धारा 144 का कितना असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। और इसका साफ तौर पर असर आप देखिए यातायात पर भी पड़ रहा है, क्योंकि प्रदर्शनों से हाईवे पर यातायात बाधित हो रहा है और आदेश का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। इस तरह से प्रशासन की तरफ से बात सामने रखी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला सांबा के अंदर लिया गया है, जहां धारा 144 को नाफिज कर दिया गया है और लगातार जो प्रदर्शन हो रहे थे उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला सामने रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह समझिए कि जम्मू के अंदर भी धारा 144 लगाई गई है, लेकिन सुबह से ही थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर हैं और उसके बावजूद भी अब किस तरह से हालात रहेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन अब आप तस्वीरें देख रहे हैं जिला सांबा से, जहां पर प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा गया है, लेकिन धारा 144 अगर नाफिज की गई है तो अब ताजा हालात और सूरत हाल किस तरह से हैं, ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से धारा 144 वहां पर नाफिज कर दी गई है, कितना असर दिखा है? ऋषि, मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से संपर्क साधिए ऋषि से, क्योंकि धारा 144 नाफिज की गई है तो खबर बहुत जरूरी है बताना कि दर्शकों के सामने किस तरह से हालात जो है वो रखे जाएंगे। क्योंकि आप देखिए धारा 144 नाफिज तो की गई है, लेकिन प्रदर्शन क्या अभी भी वहां पर हो रहे हैं। जो तस्वीरें दिखा रही हैं तो जाहिर तौर पर एक जगह पर आप देखिए 4 से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं और उसके बाद प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन धारा 144 अगर नाफिज की गई है तो फिर किस तरह से प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त ताजा अपडेट जो है वो जिला सांबा से जानना, आपके सामने उस पूरी खबर को रखना बहुत जरूरी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आवाज आ रही है? जी, आप अपना प्रश्न दोहराएं। ऋषि, जिस तरह से धारा 144 यहाँ पर नाफिज की गई है, कितना असर दिखा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सांबा प्रशासन ने भी धारा 144 जो वो लागू कर दी है। इससे पहले आपने जम्मू में देखा कि डीसी जम्मू ने वो धारा 144 लागू की, लेकिन जिस तरह से सांबा में ये धारा 144 लागू की गई है तो हाईवे पर अब कोई भी प्रोटेस्ट, प्रोसेशन, रैली, धरना नहीं हो सकता और अगर कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो वो की जाएगी। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हालात इस समय सांबा जिला में बने हुए हैं, तो कई संगठनों की बात करें, कई पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या कोई ऐसे लोग जो इंसाफ की लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो वो हाईवे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हाईवे पर जब पूरा ये माहौल देखने को मिलता है उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन ये चीजों का संज्ञान ले रहा है कि हाईवे जो कि लाइफलाइन माना जाता है किसी भी हिस्से की, तो हाईवे के ऊपर किसी तरह की कोई ट्रैफिक बाधित ना हो, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, लोगों को घंटों भर जाम में फंसा ना रहना पड़े, लोग पूरा जो उनका दिन है वो वेस्ट ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए ये धारा 144 हाईवे पर लागू कर दी गई है जिला सांबा में। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर हाईवे पर जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो खासतौर पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित हो जाती है, जिसमें एम्बुलेंस की सर्विस की बात करें या फिर फायर टेंडर्स की बात करें, तो मेंशन किया हुआ है ऑर्डर में कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये सीधा थ्रेट है लाइफ और प्रॉपर्टी को, उसी को ध्यान में रखते हुए डीसी सांबा और कौन सी जगह पर प्रोटेस्ट करने के लिए इजाजत दी गई है ऋषि? क्या कोई पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर रखा गया है कि इस जगह पर आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं? कौन कौन सी जगहों पर धारा 144 नाफिज की गई है वहां? देखिए,
प्रदर्शन करने की बात आए या कोई भी इस तरह की रैली निकालने का कोई भी जब कोई संज्ञान होता है तो खासतौर पर आपको बता दें कि अपने हक अधिकार के लिए कोई भी अपनी बात जो वो आगे रख सकता है, ये प्रजातंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने ऑर्डर में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई रैली करना चाहता है, कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उससे सबसे पहले प्रशासन की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और प्रशासन द्वारा अगर परमिशन ग्रांटेड होती है तो तभी आप हाईवे पर आ सकते हैं, जिसको लेकर ऑर्डर में कुछ चीजें जो वो साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में मेंशन की हुई है। और धारा 144 जो कि लॉ एंड ऑर्डर को जो वो मेंटेन रखती है, यानी जो खराबी है वो लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह से ना हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर 4 से ज्यादा लोग जो इकट्ठे ना हो, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये सांबा में भी एहतियातन तौर पर कदम उठाया है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में या पिछले दिनों से जो हम लगातार हालात इस समय देख रहे हैं जम्मू में या अलग अलग जिलों में, तो वो आपके सामने और मैक्सिमम लोग जो वो हाईवे का रुख करते हैं, हाईवे को जाम कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है हाईवे, लाइफ लाइन है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, थ्रेट हो जाता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर ये 144 धारा जो वो लागू की गई है। इसके चलते आपको बता दें कि याद होगा कि कुछ दिन पहले जो 20 वर्षीय छात्रा वैशाली जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी सांबा में, शव लुधियाना से मिलता है, तो उनके परिवार को भी जब देर रात को कल पता चला कि धारा 144 जो ये सांबा में लागू कर दी गई है, वो परिवार जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है प्रशासन से, पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चे के इंसाफ के लिए अगर किसी भी हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, हम धारा 144 की जब आती है हम धारा 144 की तोड़ देंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से आपने प्रश्न किया कि कोई जगह सिलेक्ट की है, ऐसा कुछ नहीं है। हाईवे के अलावा आप कहीं भी अपना प्रदर्शन धरना जो वो दे सकते हैं, अपनी बात आगे रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हाईवे की जब बात आती है तो हाईवे पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हाईवे को अबाधित नहीं कर सकते, जिसको लेकर अगर उल्लंघना होती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि धारा 144 जिला सांबा के अंदर नेशनल हाईवे पर लगाई गई है, उसके बाद आप अलग इलाके पर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर धारा 144 नेशनल हाईवे पर लगाई गई है, वहां अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ के सुरनकोट इलाके से आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए पुल ना होने की वजह से पोथा और कल्लर कट्टल के लोग अब परेशान हैं और स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ आम लोगों को भी आप देखिए किस तरह से परेशानी यहाँ झेलनी पड़ रही है। हाल ही में बाढ़ में बह गया था यहाँ दरिया का ये जो अस्थायी पुल, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां, 2014 में बाढ़ आने की वजह से पक्का पुल जो है वो ध्वस्त हो गया था और ध्वस्त होने की वजह से ही काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी है। यानी इस वक्त आप देखिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिस तरह से एक बड़ा दावा पेश किया जाता है, ये खबर आपको पहले भी दिखाई गई थी, लेकिन अब आप देखिए ये पुल बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कैसे काम किया जाएगा ये सवालिया निशान, क्योंकि सुरनकोट में पुल न होने की वजह से काफी लोगों को समस्याएं यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं और कई मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पौथा कल्लर कट्टल के ये लोग हैं जो परेशान हैं और स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी यही से गुजरना है, लेकिन उन बच्चों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है और स्कूली पर अब यहाँ पर उनकी जानें जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए, फ्लैश में फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें चला दीजिए, जहां पर दरिया के अंदर जो शख्स है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और इससे ही अगर बच्चों को भी चलना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से वो गिर गया है और जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान जरूर यहां बन रहा है कि किस तरह से पुल यहां पर होना चाहिए, लेकिन अभी धराशाही पूरी तरह से पुल हो गया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए, ये खबर आपको पहले भी दिखाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और बीचों बीच पानी के किस तरह से वो शख्स वहां पर फंसा हुआ है, अगर बह जाता है तो एक जिंदगी इस दुनिया से जा सकती है, लेकिन अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये एक सवालिया निशान जरूर बन रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि पौथा कल्लर कट्टल के ये लोग हैं जो काफी परेशान हैं और अब देखिए किस तरह से ये शख्स जो है इस पुल को पार करता हुआ नजर आएगा। पानी का बहाव अगर तेज होता है या फिर पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है। देखिए किस तरह से वो एक लकड़ी डंडे का सहारा लेकर इस पुल को क्रॉस कर रहा है, लेकिन इस बीच में अगर बहाव और ज्यादा तेज हो जाता है तो ये समझिए लहरें इसे कहां पर लेकर चली जाएंगी। और आपके सामने भी तस्वीरों में वो किस तरह से गिरता हुआ नजर आया है, जिस पर अभी तक प्रशासन संज्ञान नहीं ले पाया है। सनी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनी, तस्वीरें ये पहले भी दिखाई गई थी और आज फिर से, लेकिन अभी तक प्रशासन की नींद जो है वो नहीं खुली है, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, 2014 में जब पुंछ में फ्लड आया था तो उससे पुंछ का ये जो ब्रिज है इसे सुरनकोट में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। इसके बाद कई बार इसके लिए लोगों ने गुहार लगाई, पर अब तक
प्रशासन जो है इसको अनदेखा कर रहा है। कई बार लोग सड़कों पर भी उतरे, उसके बाद भी प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका काम जरूर लगा था 2014 के बाद 2018-19 में इसका काम जरूर लगा था, पर इस काम को बीच में ही छोड़ दिया गया। जब इस काम को बीच में छोड़ा गया तो लोगों ने तभी एहतजाज जो है वो सुरकोट हो या पुंछ हाईवे हो उसे बंद करके किया था, पर अभी तक इसका काम वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। आज भी लोगों ने एक प्रशासन से और एलजी सरकार से ये गुहार लगाई है कि हम लोग जो है जब तेज बारिश होती है तो हमें इधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो तेज हो जाता है। तो जब कोई काम प्रशासन की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से शुरू किया जाता है, उसकी डीपीआर बनाई जाती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि कैसे कैसे काम शुरू होगा, कितना खर्चा काम पर आएगा और कितनी समय सीमा यहाँ पर रहेगी, कब तक काम खत्म हो जाएगा और लोगों को इसे समर्पित किया जाएगा। बीच में छोड़ देना, क्या पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी? कारण क्या रहा? जी बिल्कुल आशा, इस काम का अगर बात करें ब्रिज का काम को, तो यहाँ पर टेंडर जो है वो भी किया गया था, पर कुछ कारणों की वजह से इस काम को रोक दिया गया था। मैंने वहाँ के लोगों से जब बात की तो लोगों का कहना था कि प्रशासन की तरफ से पैसा जो है फंडिंग जो है वो भी की गई थी, पर जिसने ये टेंडर लिया था वो कहीं उसके बाद नजर नहीं आया। कई बार हमने प्रशासन से इसकी गुहार भी लगाई, पर प्रशासन ने इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इससे पहले भी कई बार इस ब्रिज की जो है वो खबर चल चुकी है, पर प्रशासन जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि अगर अभी हमारी बात जो है वो प्रशासन ने नहीं मानी तो आने वाले दिनों में हम जम्मू पुंछ जो राजमार्ग है इसे बंद करके एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे, ताकि हमें जो है इंसाफ मिले। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं इसी रास्ते से जो है वो मार्केट तक आते हैं और स्कूलों तक पहुंचते हैं। हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब बारिश होती है तो कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इस काम को लेकर टेंडर भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। कारण क्या कुछ है ये पता लगाने की जरूरत है और विभाग को भी इस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि अगर आपकी तरफ से टेंडर लगाया गया है तो काम अभी तक यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ आप देखिए बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ जम्मू में आज प्रदर्शन कर दिया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे RK कलसोत्रा ने यहाँ बिल्किस बानो को इन लोगों की जो सजा को रद्द करने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहाँ बलात्कारियों और हत्यारों की जो सजा है वो रद्द नहीं होनी चाहिए, ये शर्मनाक है और पीड़ितों के साथ पूरी तरह से न्याय होना चाहिए। आज जम्मू में नहीं पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बिल्किस बानो जो 21 साल की थी, जिसके पेट के अंदर 5 महीने का बच्चा था, उसका रेप किया, उसकी मां के सामने उसका रेप किया, उसकी 3 साल बच्ची के साथ साथ उसका सारा परिवार खत्म कर दिया। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद वो 11 लोगों को उम्र कैद हुई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया है। और आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से पूछना चाहते हैं कि उन्हें कब जल्दी से जल्दी अंदर किया जाए। और एक और बात कि इन रेपिस्टों का, इन मर्डरिस्टों का समाज बाहर वेलकम कर रहा है। जैसे ये जंग जीत के आए हैं, एक 21 साल की बिल्किस बानो का रेप किया है। ये बड़े शर्म की बात है हमारे भारत के लिए। तो देश विदेश में कल यानी बुधवार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इस त्योहार पर घरों में भगवान श्री गणेश स्थापित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिन्हें श्री गणेश महोत्सव के समापन पर जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में राजस्थान से आए हुए लोग भगवान श्री गणेश की मूर्तियां तैयार कर उनकी बिक्री कर रहे हैं और लोग भी इनकी खरीदारी में जुटे हुए हैं। यहाँ बड़े आकार से लेकर छोटे आकार की मूर्तियां भी अपनी ही छटा बिखेर रही, आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं। भगवान मनाया जाएगा 3-4 महीने हम पहले आके गणेश जी की मूर्ति बनाते पूजा के लिए, और पूजा करने के लिए लोग ले जाते हैं। तो अभी हमारा भी कोई गुजारा निकल जाता है। राजस्थान से हम आते तो थोड़ा बहुत हो तो वहाँ कोई धंधा नहीं चलता है, तो यहाँ आके भगवान की मूर्ति बनाते, तो बना के जैसे जैसे काम चलाते हैं। और कल से मनाया जाएगा। 9 दिन रखते, 11 दिन भी रखते, 7 दिन भी रखते, जैसे अपनी अपनी मर्जी। जितनी भगवान की पूजा करोगे जितना अच्छा रहेगा। तो हमारे पास 50 रुपये से करके 10,000, 15,000, 20,000 तक मूर्ति मिलती है और बनतला में हम बनाते हैं मूर्ति।
हर मूर्ति वैष्णो माता की है, गणेश भगवान की है, लक्ष्मी गणेश की है, विश्वकर्मा जी की है, हर मूर्ति बनाते हैं हम। कल से गणेश उत्सव शुरू होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर ये गणेश की मूर्ति लेकर स्थापना कर रहे हैं। कल वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिन के लिए हम कर रहे हैं। कोई 5 दिन के लिए करता है, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए करता है। तो हम जो है ये प्रार्थना मतलब करते हैं सभी के लिए, सभी इंसानों के लिए खुशी हो, सही सलामत हो, किसी बड़ी आफत से बचे रहें। बड़े बढ़ चढ़ कर हम सारे लोग हिस्सा लेते हैं। तो सभी अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं मांगते हैं, पूरे देश के लिए प्रार्थनाएं मांगते हैं। हर आफत से बचने के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थनाएं सभाएं होती हैं। हर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मनाया जाता है। तो गौरक्षा समिति द्वारा जम्मू के गोल मार्केट गांधीनगर में गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव कल यानी 31 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक जारी रहेगा और इसकी जानकारी गौरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने दी है और जम्मू वासियों से इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। 31 से लेकर 9 तारीख तक गांधीनगर गोल मार्केट में ये उत्सव किया जा रहा है और जम्मू वासियों को पूरे परिवार समेत वहां आना चाहिए, खुद भी फायदा लें और दूसरों को भी फायदा दें। तो इसलिए ये अनादिकाल से गणेश जी की जो प्रथम पूजा है चली आ रही है। जो गणेश जी की सुबह उठ के आराधना करता है, पूजा करता है, सारे देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।